मीटिंग रूम से ये बिलाल मैं रिकॉर्डिंग पे लगा देती हूँ। ठीक है, मैं बिलाल ने मैसेज किया था, मैं रिकॉर्डिंग पे लगाती हूँ बिलाल, जब स्टार्ट होगी। अच्छा जी, इंफॉर्मेशन टफ के बारे में क्या समझना है मैम? ये जो नीचे फर्स्ट पॉइंट है ना, वो ट्रांसपोजिशन बच्चे ट्रांसपोजिशन कहते हैं ऑर्डर ऑफ कैरेक्टर्स के स्विच करने को। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास ए बी सी है, कोई वर्ड है ए बी सी, तो आपको पता है कि ए फर्स्ट ऑर्डर पे आ रहा है, यानी फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, बी सेकंड नंबर पे आ रहा है और सी थर्ड नंबर पे आ रहा है। अगर आप इनकी ऑर्डरिंग को स्विच कर देंगे, आप ए को रैंडमली शफल करके सेकंड पे ले आए, सी को फर्स्ट पे ले आए, बी को या फर्स्ट पे या थर्ड पे ले जाए, ठीक है, तो इस शफलिंग को आप कहते हैं स्विचिंग द ऑर्डर ऑफ कैरेक्टर। ट्रांसपोजिशन में यही शफलिंग की जाती है, ऑर्डर चेंज कर दिया जाता है। ऑर्डर चेंज करने से फर्क क्या पड़ता है, फायदा क्या होता है? वही रीडेबल कंटेंट, वही रीडेबल टेक्स्ट अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ये ट्रांसपोजिशन कहलाता है। ओके मैम, थैंक यू। हाँ जी बिलाल, रिकॉर्डिंग लगा दिए बच्चे, क्यों परेशान हो? स्लाइड नंबर 24 तक पढ़ लिया था। यस मैम। 25 तक पढ़ लिया था। 25 तक, हाँ 5 तक पढ़ लिया था। हाँ जी हाँ जी, और हमने स्टार्ट करना है स्लाइड नंबर 26, ठीक है। स्लाइड नंबर 26 से आगे जो हमारे पास आ जाता है कंटेंट, वो कहता है वायरलेस सिक्योरिटी किस तरीके की फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, वो कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिनको वायरलेस सिक्योरिटी के टॉपिक के अंदर या कंटेंट के अंदर देखा जा सकता है, कवर किया जा सकता है। वायरलेस एक्सेस पोजेस एडिशनल सिक्योरिटी रिस्क्स। एक सेकंड जी, ठीक है, ये मैं बताऊंगी क्लास के एंड में, बात करते हैं, ठीक है। अबाउट 60% ऑफ वायरलेस नेटवर्क्स हैव नो सिक्योरिटी प्रोटेक्शन। अगर ये बात की जाए तो बहुत कॉमन और जेनेरिक बात है। हम में से, आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक नहीं पता कि अगर आपने अपने वाईफाई को यूज करना है या वाईफाई की डिवाइस आपने लगाई हुई है तो आप उस डिवाइस पे पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं। आप अपनी वायरलेस कम्युनिकेशन को सिक्योरिटी कंट्रोल्स लगा के प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। ये पासवर्ड प्रोटेक्शन क्यों जरूरी हो जाती है? क्योंकि ये फिर इंट्रूडर्स को या अनऑथराइज्ड एक्सेस को ब्लॉक करने के लिए हेल्प आउट करती है। अक्सर हम लोगों ने देखा होगा कि वाईफाई की स्पीड या वायरलेस नेटवर्क की स्पीड कम आ रही है और बाद में आइडेंटिफाई होता है कि आपके घर जो वाईफाई लगा हुआ है उसको 4, 6, 7 आस-पास दीवार के साथ खड़े होकर लोग और भी यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाआसानी आपने वाईफाई पे क्या किया हुआ है, प्रोटेक्शन अप्लाई नहीं की हुई, आपने कोई सिक्योरिटी कंट्रोल नहीं लगाया हुआ, आपने कोई पासवर्ड सेट नहीं किया हुआ, ठीक है। इस तरह के इस तरह के नेटवर्क्स को एक्सेस करना और ज्यादा आसान हो जाता है जिन पे आपने कोई सिक्योरिटी प्रोटेक्शन या सिक्योरिटी कंट्रोल ही अप्लाई ना किया हो। फिर वो कहता है वॉर ड्राइविंग क्या अलाउ करता है? वॉर ड्राइविंग अलाउ इंडिविजुअल्स टू डिटेक्ट वायरलेस नेटवर्क्स व्हाइल ड्राइविंग अ व्हीकल थ्रू अ एरिया। वॉर ड्राइविंग एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसा आपके पास सॉफ्टवेयर है जो आपको अलाउ करता है कि आप वायरलेस नेटवर्क्स को डिटेक्ट कर सको व्हाइल ड्राइविंग योर व्हीकल। फॉर एग्जांपल, कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है मोटरवे से ट्रैवल करते हुए, कभी मोटरवे पे आपको वाईफाई का नेटवर्क मिल जाए, सिग्नल्स मिल जाए वाईफाई के, आपका फोन डिटेक्ट कर रहा हो, कभी किसी ने एक्सपीरियंस किया हो? जिसे कहते हैं जी ओपन नेटवर्क आ रहा है, मेरा फोन डिटेक्ट कर ला कि ये वायरलेस के सिग्नल्स आ रहे हैं। अक्सर लोगों ने नाम भी रखा होता है मेरा नेटवर्क या टीपीएल या समथिंग। नो मैम, कभी किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया? नो मैम। जी मैम। रोमान ने किया? जी मैम। अच्छा रोमान, कहाँ और कब ऐसा हुआ था? मैम बस में होता है ज्यादातर, मतलब अड्डे से बस में गुजरे ना हाँ बस में फैसिलिटी है। जब आप ये डाइवो टर्मिनल पास करते हैं या इवन दैट फैशन मूवर की जो बसेस हैं, ठीक है, या इवन दैट अगर मोटर पे वो बसेस आपके साथ से क्रॉस भी करें तो जो उनके वाईफाई के सिग्नल्स हैं वो आपकी जो डिवाइसेस हैं, ठीक है, आप अपना व्हीकल ड्राइव कर रहे, आप उस सर्टेन एरिया से गुजरे, आपके डिवाइसेस
वो वॉर ड्राइविंग की टेक्निक के थ्रू क्या करती हैं, उन सिग्नल्स को पिक कर लेती हैं, कैच कर लेती हैं। ओपन सिग्नल्स हो तो कनेक्ट भी कर सकते हैं, अगर पासवर्ड प्रोटेक्टेड सिग्नल्स हो तो पासवर्ड डिमांड करते हैं, तो फिर आप इस तरह के सिग्नल्स को क्या है, कनेक्ट नहीं कर सकते जिसमें पासवर्ड। वायरलेस एक्सेस पॉइंट शुड नॉट ब्रॉडकास्ट एंड SSID। वो कहता है किसी भी वायरलेस सिग्नल पॉइंट को SSID पासवर्ड की एक फॉर्म है, वो प्रोजेक्ट करना अलाउ नहीं करना चाहिए। ये ना हो कि वायरलेस सिग्नल अपना वाईफाई का पासवर्ड भी ब्रॉडकास्ट कर रहा हो, ठीक है। चेंज द डिफॉल्ट SSID। अगर आपकी डिवाइस पे कोई SSID डिफॉल्ट लगा हुआ है, जैसे अक्सर कहते हैं आपने 3 की डिवाइस या ब्रॉडबैंड की डिवाइस लगाई, डिवाइस के पीछे जो पासवर्ड लगा है इनिशियल पासवर्ड वही रख दिया, ट्राई टू चेंज दैट पासवर्ड, ठीक है। कोई कॉम्प्लेक्स पासवर्ड रखें ऐसा जो आपको आसानी जिसे बाईपास ना किया जा सके, ठीक है। सर्टेन डिवाइसेस ही उसको एक्सेस कर सकें। यूज WPA एंड WPA2 सिक्योरिटी स्टैंडर्ड। ये दोनों स्टैंडर्ड्स हैं, सिक्योरिटी कंट्रोल्स हैं, ठीक है। कहता है कि इन स्टैंडर्ड एंड कंट्रोल्स का इस्तेमाल करते हुए आप अपने वायरलेस नेटवर्क को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किससे, इंट्रूडर से या अनऑथराइज्ड एक्सेस से। स्टिल देयर आर टेक्निक्स जो हमने ऊपर पढ़ी, स्टिल देयर आर अटैक्स, स्टिल देयर आर काइंड ऑफ वायरसेस, स्टिल देयर आर काइंड ऑफ अटेम्प्ट्स जो इंट्रूडर्स और जो आपके अनऑथराइज्ड एक्सेस करने वाले लोग हैं वो यूज करते हैं आपके पासवर्ड्स को या आपके सिक्योरिटी कंट्रोल्स को बाईपास करने के लिए। जितना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, जितना स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी कंट्रोल लगाएंगे, उतना उसे बाईपास करना किसी भी गैर इखलाकी यूजर से मुश्किल होता जाए। हेल्थ कंसर्न्स की बात करें तो जहां सिस्टम हमें पॉजिटिव बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, वहीं सिस्टम के हेल्थ रिलेटेड कुछ ड्रॉबैक्स भी देखने को मिलते हैं। क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि लैपटॉप का इस्तेमाल बेनिफिशियल है तो इसका ये मतलब है कि दिन के 24 घंटे में से 20 घंटे आप लैपटॉप उस बेनिफिट को हासिल करने के लिए यूज कर सकते हैं। वो 20 घंटे का बेनिफिट आपकी हेल्थ को जो है वो अफेक्ट करता रहेगा, ठीक है। वाइडस्प्रेड यूज ऑफ कंप्यूटर हैज लीड टू हेल्थ कंसर्न्स। कौन कौन से हेल्थ कंसर्न्स आ जाते हैं, अगर मोर और लेस आप, ये तो आम सुनने में बात मिलती है कि ज्यादा टीवी देखना या ज्यादा लैपटॉप या मोबाइल को नजर लगाने से नजर कमजोर होती है, पर सिर्फ नजर इफेक्ट नहीं होती, देयर आर मेनी मोर सर्टेन हेल्थ कंसर्न्स। रेपिटेटिव स्ट्रेन इंजरी, ठीक है, ये आंखों को अफेक्ट करती है, जिसे RSI कहते हैं। ये बहुत स्ट्रेन कहते हैं जब आप बहुत ज्यादा जोर लगा के या लगातार आपके जो आई के जो रेटाइना है या प्यूपल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाते हैं और आप स्क्रीन को देख रहे हैं, कभी कम लाइट में, लो लाइट में देख रहे हैं, कभी लेट के देख रहे हैं, पोस्चर ठीक नहीं है आपका, ठीक है, तो वो इफेक्ट कर सकती है। कार्पल टनल सिंड्रोम, ये आपकी नेक से रिलेटेड आ जाता है, ठीक है, या तो आपने टेक लगाया हुआ है या आपका पोस्चर ठीक नहीं है, वही बात आ गई कि आप किस कंडीशन में या किस पोस्चर में यूज कर रहे हैं। कंप्यूटर विजन सिंड्रोम भी आई से रिलेटेड ही आ जाता है, ठीक है। हैंड एक्सरसाइजेस कुछ बताई गई हैं, वो देख लीजिएगा कि मोर और लेस जो बहुत ज्यादा टाइपिंग वाला काम करते हैं, जैसे अगर कंप्यूटर कोई ऑपरेटर है, वो टाइपिंग मास्टर है, जो कि ये काम अगर वो अपनी अर्निंग के लिए भी ये काम कर रहा है तो स्टिल उसके काम में ये चीजें उसे हेल्थ कंसर्न अफेक्ट कर रहे हैं। टेक्निक्स टू ईज आई स्ट्रेन, क्या टेक्निक्स हैं, थोड़ी देर के लिए 10 से 15 मिनट के लिए आंखों को ब्रेक लाजमी दें अगर आप मोर देन एन आवर सिस्टम का इस्तेमाल कर, ठीक है। फोकस आपका डिस्टेंस क्या हो, 20 to 30 सेकंड्स का ऑब्जेक्ट, ठीक है, आप किसी और ऑब्जेक्ट की तरफ देखें 20 to 30 सेकंड्स के लिए। फिर आप कहते हैं ब्लिंक करें आई को लगातार, जैसे लोग रात रात लेट बैठ के मे बी लाइट स्विच ऑफ करके या लो लाइट में मूवीज देखते हैं, तो आई को ब्लिंक करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये आई की एक्सरसाइज में आता है। फिर 1 आर्म डिस्टेंस पे होना चाहिए आपका स्क्रीन से, एक हाथ का, एक बाजू का डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। और यूज करें लार्ज फोन, मोबाइल फोन के लिए भी कहा जाता है और सिस्टम के लिए भी कहा जाता है। तो सर्टेन टेक्निक्स हैं जिससे आप आई स्ट्रेन को क्या कर सकते हैं, आराम दिलवा सकते हैं या ईज में लेके आ सकते हैं। सिक्योरिटी कंसर्न के ही मद्देनजर रखते हुए एक चीज का ख्याल रखा जाता है और वो कहलाता है, और वो जो फोकस है वो है एर्गोनॉमिक्स। एर्गोनॉमिक्स कहते हैं सेटिंग ऑफ योर कंप्यूटर इन कंप्यूटराइज्ड सेटअप या एनवायरनमेंट इज एन अप्लाइड साइंस
devoted to incorporate comfort, efficiency and safety into the design of items in the workplace. वर्कप्लेस के डिजाइन को, वर्कप्लेस के सेटअप को, वर्कप्लेस अरेंजमेंट को एर्गोनॉमिक्स कहा जाता है। वो वर्कप्लेस कंफर्टेबल होनी चाहिए। इट शुड इनकॉर्पोरेट, इनकॉर्पोरेट का मतलब है इसके अंदर होनी चाहिए क्या चीज, कंफर्ट, एफिशिएंसी एंड सेफ्टी। अब कंफर्ट आ जाती है आपका आराम। अगर आप आराम से नहीं बैठे, आपकी बैक स्ट्रेट नहीं है, आपको जमीन पे बैठ के काम करना पड़ रहा है, ठीक है, या लो लाइट है, ठीक है, इट मीन्स आपकी जो वर्क प्लेस है उसकी सेटिंग अप्रोप्रिएट नहीं है। कंफर्ट होना चाहिए। दूसरा, एफिशिएंसी, यानी आपका सेटअप ऐसा होना चाहिए जो आपकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता हो, डिक्रीज ना करता हो। फॉर एग्जाम्पल, ऐसी इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड कर दी जाए जिस इन्वायरमेंट में आप ईज से, आराम से, कंफर्टेबली बैठ के 10 थ्योरम एक दिन में अटेम्प्ट कर सके, और ऐसी इन्वायरमेंट दे दी जाए जहां 1 या 2 थ्योरम अटेम्प्ट करना सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए मुश्किल हो जाए, ठीक है, तो वहां आपकी एफिशिएंसी क्या होती जाएगी, डिग्रेड होती जाएगी। तो एर्गोनॉमिक्स शुड इनकॉर्पोरेट एफिशिएंसी एज वेल एज सेफ्टी, ठीक है। सेफ्टी कंसर्न्स क्यों आते हैं, तो सेफ्टी कंसर्न्स हेल्थ से रिलेटेड भी हैं और सेफ्टी कंसर्न्स उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से रिलेटेड भी हैं। यू डोंट वांट अ शॉर्ट सर्किट, आप नहीं चाहते, या आप ये नहीं चाहते कि किसी इस तरीके से प्लेसमेंट की हो कि थोड़ी देर बाद आपके ऊपर टेबल गिरा हो या आपके ऊपर सिस्टम तरीके से वो चीज आके डैमेज हो जाए या सिस्टम को कोई नुकसान पहुंचे या यूजर को कोई नुकसान पहुंचे, ठीक है। सेफ्टी, कंफर्ट और एफिशिएंसी का ख्याल एर्गोनॉमिक्स में रखना बहुत जरूरी है। अप्लाइड साइंस की स्टडी है जो स्टडी किस बात का ख्याल रखती है, डिजाइन ऑफ आइटम्स इन द वर्क प्लेस। आपने वर्क प्लेस में आइटम्स किस तरीके से सेटअप किया है, किस तरीके से डिजाइन किया है कि वो आपको कंफर्ट प्रोवाइड करें, आपको एफिशिएंसी, आपकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करें और आपकी सेफ्टी का भी ख्याल रखें या सेफ्टी को प्रोवाइड करें। बात क्लियर होगी? यस मैम। को कंटिन्यू करते हुए वो बात करता है कंप्यूटर एडिक्शन की, और ये कंप्यूटर एडिक्शन ही हमें लीड करती है हेल्थ कंसर्न्स की तरफ। वरना मे भी हमें हेल्थ की इतनी फिक्र ना होती। क्यों क्यों फिक्र करनी पड़ जाती है, क्यों इसकी तरफ ज्यादा रुझान आ जाता है कि हेल्थ का ख्याल रखा जाए, क्योंकि कंप्यूटर एडिक्शन बहुत ज्यादा होती जा रही है। अब आप स्टूडेंट्स की बात करें, अब आप यंगस्टर्स की बात करें, इवन दैट आप किड्स की बात करें, तो जो आउटडोर एक्टिविटीज हैं उसमें कमी आती जा रही है और इंडोर में आपका सारा का सारा फोकस है, आपके जो यंगस्टर्स हैं उनका सारा का सारा फोकस कंप्यूटराइज्ड डिवाइसेस पे हो गया। वो मोबाइल फोन हैं, वो टैब हैं, वो आईपैड हैं, वो लैपटॉप्स हैं, ठीक है। कंप्यूटर एडिक्शन occurs when the computer consumes someone's entire social life। जब कंप्यूटर आपकी पूरी सोशल लाइफ को कंज्यूम कर लेता है, ना आपके कोई फ्रेंड्स हैं, ना आपका फैमिली सर्कल इतना स्ट्रांग है, ठीक है, ना आपकी आउटडोर एक्टिविटीज है, ना आपका बाहर जाना आउटिंग कुछ है, तो यानी आपको कंप्यूटर ने आपकी पूरी सोशल लाइफ को अपने इर्द गिर्द अपने घेरे में ले लिया है, तो उसे कंप्यूटर एडिक्शन का आप नाम दिया। माइक ऑफ कर लें बच्चे अपना। सिम्टम्स क्या क्या है, क्रेव्स कंप्यूटर टाइम, थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल नहीं किया, क्रेविंग होने लगी, जैसे भूख नहीं लगती, क्रेविंग होती है कि जी अब मुझे ये खाने का दिल है, मुझे सिस्टम यूज करना है, मुझे ऑनलाइन आना है, मुझे इंस्टाग्राम यूज करना है, मेरा कहीं व्हाट्सएप ना मिस हो जाए, मेरी कहीं फेसबुक ना मिस हो जाए। ओवरजॉय व्हेन एट द कंप्यूटर, बहुत खुशी मिलती है जब सिस्टम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसका मतलब आप कंप्यूटर एडिक्टेड हो गए हैं। अनेबल टू स्टॉप द कंप्यूटर एक्टिविटी, कोई आवाज दे रहा है, कोई जाने का प्लान, कुछ हो रहा है, नहीं जी आप सिस्टम के साथ चिपके हुए हैं, आप गेम्स खेल रहे हैं या आपने जो भी एक्टिविटी है वो सिस्टम पे। इरिटेटेबल व्हेन नॉट एट द कंप्यूटर, चिढ़ होती है उस इंसान को, अगर वो सिस्टम यूज नहीं कर रहा तो बहुत एक्टिवली दूसरों से भी मिलजुल के बात नहीं करेगा या इरिटेट होगा, ठीक है। निग्लेक्ट फैमिली एंड फ्रेंड्स, नजरअंदाज करते हैं फैमिली और फ्रेंड्स को, प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाती हैं जो वर्क प्लेस पे, स्कूल पे। तो ये सारे सिम्टम्स एक ऐसे इंसान के हैं, चाहे वो इंसान इंसान एक किड है, बच्चा है, कोई यंगस्टर है, कोई ग्रोन अप है, ठीक है, तो कंप्यूटर एडिक्टेड हो गया है। सिर्फ यहाँ कंप्यूटर की बात नहीं, हम यहाँ मोबाइल एडिक्शन की भी बात करते हैं जो खुद इटसेल्फ इज अ कंप्यूटराइज्ड डिवाइस, ठीक है, ये ऐसा होता है। कंप्यूटर एथिक्स क्या कहते हैं, एथिक्स भी हमारा एक मेन कंसर्न था। एथिक्स है वो मॉरल गाइडलाइंस जो नेटिक्वेट्स में हमने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। सोसाइटी के एटिकेट्स को अगर हम सिस्टम के ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहें, अगर हम सिस्टम को इनकॉर्पोरेट करके ये ऑब्जर्व करना चाहें कि सिस्टम पे एक्ट करने के या सिस्टम पे बिहेव करने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, तो उसे नेटिक्वेट्स का नाम दिया जाता है।
किस तरीके से करना है। इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी भी इसी कंसर्न के अंदर आती है। इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी का होना बहुत बड़ा एक वैलिड फैक्ट है जो एथिक्स के तौर पे देखा जाता है इंटरनेट पे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ एक बिलीफ है जो कुछ इंटरनेट पे है सच मान लो। आज किसी ने पतला होने का नुस्खा बताया, करना शुरू कर दिया, मे भी उससे कोई साइड इफेक्ट हो जाए। आज किसी ने रंग गोरा होने का नुस्खा बताया यूट्यूब पे, तो जी करना शुरू कर दिया, मे भी उससे कोई साइड इफेक्ट हो जाए। डिफर करता है। आज किसी ने बताया, मतलब अल्लाह माफ करे, कोई वजीफा बता दिया या कोई ऐसी आयत है या कोई और ऐसा कंसर्न है, ठीक है। तो हर चीज भी इंटरनेट पे जो अवेलेबल है दैट इज नॉट वर्थ बिलीविंग, ठीक है। तो ये मैटर, ये कंसर्न कहलाता है इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी। जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो किस हद तक एक्यूरेट है, ये इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी कंसर्न के ज़ोरे में आ रही है। नॉट ऑल इंफॉर्मेशन ऑन द वेब इज करेक्ट। इस चीज को वेरीफाई करना, इस चीज को ऑथेंटिकेट करना बहुत जरूरी है। जैसे हम भी मुस्लिम, अगर कोई आयत है, कोई हदीस है, उसको वेरीफाई और ऑथेंटिकेट करने के बाद उस पर बिलीव करते हैं और देन उसको प्रैक्टिस भी करते हैं। तो इसी तरह इसके अलावा, यानी अपने रिलीजन के अलावा कोई कंटेंट है, उस पे भी एक्यूरेसी कंसर्न्स अप्लाई करना बहुत जरूरी है। क्योंकि वो साइड इफेक्ट आपको गलत तरीके से किसी ना किसी वे में नुकसान पहुंचा सकते हैं। और अगर नुकसान ही आपने बियर करना है तो व्हाई नॉट आप हर चीज को सच मानने लग जाओ, ठीक है। तो वो चीज आ जाती है इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी कंसर्न्स के अंदर। फिर आपके पास एथिक्स के अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी एथिक्स का हिस्सा है। इंफॉर्मेशन कंसर्न्स भी एक एथिक्स का हिस्सा है। इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी एथिकल, ये इखलाकियात में आता है कि जो इंफॉर्मेशन दी जाए वो करेक्ट दी जाए, चाहे वो इंटरनेट पे दी जा रही है। अगर मैं आपको कुछ सिखा रही हूँ तो ये इखलाकियात का हिस्सा है कि मैं आपको ठीक बात सिखाऊं। अगर मैं वो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए बता रही हूँ तो मुझे ये इखलाकियात इंटरनेट पे भी अप्लाई करनी है। इसी तरह इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी एथिक्स का हिस्सा है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का मतलब है, इंटेलेक्चुअल कहते हैं वो चीज जो आपकी अपनी जहनी काबिलियत की बेस पे बनती है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल में आपकी इंटेलेक्चुअल प्रोडक्ट्स के अंदर आपकी क्या, आपकी पोइट्री आ जाती है। इंटेलेक्ट किसे कहते हैं, पता है ना इंटेलेक्ट किसे कहते हैं? जी मैम, अभी जहनियत को कहते हैं ना, ठीक है। जो आप जहनियत, आपकी पेंटिंग्स आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हैं, आपकी पोइट्री, इफ यू राइट सम सॉन्ग, अगर आप कोई बुक राइट कर सकते हैं, अगर आपको स्क्रिप्ट राइट करनी आती है, अगर आपको स्केचिंग करनी आती है, अगर आपको आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का काम करना आता है, ठीक है। वो चीजें जो इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करते हुए आप क्रिएट कर सकते हैं, वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी तो है पर वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहलाती है। जमीन आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, गाड़ी आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, ठीक है। पर वो चीजें जो आप अपनी जहनियत का इस्तेमाल करते हैं वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है, फिर वो कौन से हकूक हैं या ये हकूक करते क्या हैं? आर द राइट्स टू विच क्रिएटर्स आर एंटाइटल्ड फॉर देयर वर्क। ऐसा रूल, ऐसा लॉ बना दिया जाता है जो लॉ किसको प्रोटेक्ट करता है? आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करता है। क्रिएटर कौन? उसको क्रिएट करने वाला। क्रिएटर को फिर ये अलाउ हो जाता है कि वो सिर्फ अपने काम का एंटाइटल है, यानी अपने काम का मालिक वो खुद है। जैसे हम लोगों ने कॉपीराइट लॉ पढ़े थे, कॉपीराइट लॉ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे भी एक्ट होते हैं और कॉपीराइट लॉ उसके अलावा कोई हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर फॉर्म है तो उस पे भी अप्लाई होते हैं। इसी तरह इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे अप्लाई होते हैं। एथिक्स ये कहती है अगर किसी का काम है इंटरनेट पे तो आप उसको अपने नाम से, अपने क्या उसे कहते हैं, फायदे के लिए सेल आउट नहीं कर सकते या उससे इस तरीके से फायदा नहीं उठा सकते कि जिसका वो काम था, जिसका वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थी, उसको किसी ना किसी मेथड में, किसी ना किसी वे में नुकसान हो। तो ये राइट, ये लॉ ये कहता है कॉपीराइट प्रोटेक्ट्स एनी टेंजिबल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। तो कहता है इसी के अगेंस्ट कॉपीराइट लॉ क्या करता है? कॉपीराइट लॉ हर उस चीज को प्रोटेक्ट करता है जो टेंजिबल फॉर्म में हो। टेंजिबल का क्या मतलब है? टेंजिबल का क्या मतलब होता है जी? याद नहीं है? टेंजिबल प्रॉपर्टी
कौन सी प्रॉपर्टी होती है? रिजिड। हमने रिजिड नहीं, जब हमने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का डिफरेंस पढ़ा था तो हमने कहा था हार्डवेयर आर दोज कंपोनेंट्स दैट आर टेंजिबल एंड सॉफ्टवेयर आर दोज कंपोनेंट्स दैट आर नॉन, जिसे टच किया जा सकता है। ठीक है, अक्सर आपके पास डिफरेंस आ जाता है कि आपके पास हार्डवेयर के फॉर्म में, टेंजिबल फॉर्म में वो प्रॉपर्टी है, अगर वो टेंजिबल फॉर्म में है तो उस पे कॉपीराइट लॉ एक्ट होगा। अगर वो नॉन टेंजिबल फॉर्म में है, ठीक है, कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है तो उस पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अप्लाई होगा। अगर आप अब बात करते हैं किसी सॉन्ग की, अगर वो सॉन्ग आपके दिमाग में है, आपकी अपनी एक क्रिएशन है, आपने अपना कुछ एक राइट किया है, ठीक है, तो वो नॉन टेंजिबल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस पर जो चीज अप्लाई होगी, ठीक है, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कहलाएगी। और एक सेकंड, अच्छा जी, ठीक है, तो जो टेंजिबल प्रॉपर्टी होगी आपकी उस पे कॉपीराइट लॉ एक्ट करेगा। डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट ये क्या चीज है? डिजिटल राइट मैनेजमेंट कहती है स्ट्रेटजी डिजाइन टू प्रिवेंट इलीगल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मूवीज, म्यूजिक एंड अदर डिजिटल कंटेंट। अब डिजिटल राइट मैनेजमेंट ऐसी स्ट्रेटजी को, ऐसे एक्ट ऑफ लॉ को कहा जाता है जो इलीगल डिस्ट्रीब्यूशन रोकता है, प्रिवेंट करता है, किसकी? चाहे वो मूवीज की इलीगल डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे म्यूजिक की हो, चाहे किसी भी डिजिटल कंटेंट की हो। और हम अक्सर देखते हैं और हमारे यहाँ सुनने में आता है जी फलाने सिंगर ने उसका गाना चुरा के या किसी और सिंगर ने उसके गाने पे अटेम्प्ट करके या वीडियो बना के, ठीक है, ये चीज अटेम्प्ट की है। इसे कहा जाता है डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट। डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है कि आप किसी का सॉन्ग, किसी की मूवी, ठीक है, हाँ, अनलेस अनटिल आपको कॉपीराइट लॉ अगर दिया गया है, कॉपीराइट लॉ के अगेंस्ट आपको अम्मा जी, अच्छा अम्मा जी, हाँ, ठीक है, कॉपीराइट लॉ के अगेंस्ट अगर आपको इजाजत है, आप मेरे सॉन्ग को कॉपी कर सकते हैं, आप उस सॉन्ग का रीमिक्स बना सकते हैं, आप उसके बोल चेंज कर सकते हैं और फिर अपने नाम से एज अ सॉन्ग राइटर या एज अ सॉन्ग कंपोजर उसे सेल कर सकते हैं, पब्लिश करा सकते हैं, उसकी एल्बम बना सकते हैं, फिर आप पे डिजिटल राइट मैनेजमेंट का जो लॉ है वो एक्ट नहीं करेगा। पर अगर बगैर इजाजत के आप ये करेंगे तो हमें सुनने को मिलता है कि उसने उसकी मूवी चुरा ली, उसने उसकी म्यूजिक पे अपना नाम लिख के एल्बम निकाल ली, ठीक है, तो यहाँ कौन सी स्ट्रैटेजी एक्ट करती है? इलीगल डिस्ट्रीब्यूशन को रोकने के लिए डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी। ठीक है जी, ग्रीन कंप्यूटिंग क्या कहलाती है? हम डिस्ट्रक्शन की, हम बैड इम्पैक्ट की, हम डैमेज की इसकी बात तो कर रहे हैं। तो जब हम कंसर्न, हेल्थ कंसर्न्स की तरफ या पॉजिटिविटी की तरफ आते हैं तो ग्रीन कंप्यूटिंग इज वन ऑफ द मेथड जो आपको बेनिफिट प्रोवाइड करता है कि आप कंप्यूटिंग अटेम्प्ट तो कर रहे हैं पर इन अ हेल्दी फॉर्मेट, इन्वॉल्व्स रिड्यूसिंग द इलेक्ट्रिसिटी एंड एनवायरमेंटल वेस्ट व्हाइल यूजिंग अ कंप्यूटर। ग्रीन कंप्यूटिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कंप्यूटिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल हो रहा है, कंप्यूटर का यूज हो रहा है, पर रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और एनवायरमेंटल वेस्ट के तौर पे। इलेक्ट्रिसिटी को रिड्यूस करने का क्या तरीका है? आप सिस्टम का इस्तेमाल करें। अच्छा जी, अजान हो रही है, अजान सुन लो फिर कंटिन्यू करें। अच्छा जी, ग्रीन कंप्यूटिंग इन्वॉल्व्स यूज ऑफ लेस इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, एंड एनवायरमेंटल वेस्ट। लेस इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? हमने कंप्यूटर यूज भी करना है पर हम कह रहे हैं लेस इलेक्ट्रिसिटी। कौन बताएगा या किसको समझ आती है तो क्या हो सकता है इसमें? किसी को भी समझ नहीं आई, किसी को भी कोई कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। मैम रिपीट कर दें ग्रीन कंप्यूटिंग को।
अच्छा मैं रिपीट कर दूं, फायका आपको आई समझ? मैम ये कि लो पावर पे लगा देते हैं, या लो पावर पे लगा दिया जाए या अननेसेसरी कंजम्पशन, अननेसेसरी यूज। आप अगर इस्तेमाल नहीं कर रहे तो व्हाई डोंट यू शट डाउन योर सिस्टम? वो पावर कंज्यूम कर ही क्यों रहा है? ठीक है, या अगर आपका यूज नहीं है तो आप आउटडोर एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व हो बनस्बत इसके कि अगर आपने 24 में से 20 घंटे कंप्यूटर ही इस्तेमाल करना है, तो जितना ज्यादा इस्तेमाल करते जाएंगे उतनी इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन ज्यादा होगी। तो ग्रीन कंप्यूटिंग कहती है कि कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज या कंप्यूटिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल तो किया जाए पर कम से कम इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल करके या कम से कम एनवायरमेंटल वेस्ट को प्रोड्यूस करके। ठीक है, तो ये चीजें किसमें आ जाती हैं? ग्रीन कंप्यूटिंग में। हेल्दी कंप्यूटिंग जिसे कहते हैं, ग्रीन का वर्ड उसने हेल्दी को डिपेक्ट करने के लिए, हेल्दी कंप्यूटिंग। जितना हम सिस्टम कम से कम इस्तेमाल करेंगे उतनी बिजली भी कम से कम लगेगी। ठीक है, अच्छा फिर सिस्टम के पार्ट्स की जो प्रोडक्शन है वो एनवायरमेंटल वेस्ट क्रिएट करती है। ये हार्डवेयर बन रहा है, इसके अंदर चिप्स बन रही हैं, वायरिंग का इस्तेमाल हो रहा है, इसके अंदर ग्लास यूज हो रहा है, कॉपर भी यूज हो रहा है, आयरन है, जो मटेरियल्स है प्लास्टिक यूज हो रहा है। अब जो इंडस्ट्रीज इसके हार्डवेयर को जनरेट कर रही हैं, जो फैक्ट्रीज इसके हार्डवेयर को जनरेट कर रही हैं, वो एनवायरमेंटल वेस्ट भी तो प्रोड्यूस कर रही हैं। एनवायरमेंटल वेस्ट अगर डंप करना है तो प्रॉपर तरीके से डंप किया जाए। ये नहीं कि आप नदी नालों में टॉक्सिक डंप फैला रहे हो जैसे हमारे कपड़े वाली फैक्ट्रीज करती हैं अक्सर, या हमारी केमिकल की या शुगर मिल्स जो है वो करती हैं। वो क्या करती हैं, जो भी वेस्ट है वो नालों में बहा दिया या नदी में बहा दिया या दरिया में बहा दिया। तो आप क्या कर रहे हैं, आप तो एनवायरमेंटल वेस्ट में इजाफा कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपने कूड़ा डंप ही करना है, अगर आपने उसका स्क्रैप जो आपने हार्डवेयर बनाया है कंप्यूटर का, चाहे कंप्यूटर की कोई स्क्रीन है जो खराब हो गई हैं, कंप्यूटर के कोई कीबोर्ड्स हैं जिनमें से प्लास्टिक निकल रहा है या कुछ है, ठीक है, तो उस वेस्ट को आप डंप करें तो प्रॉपर तरीके से डंप करें कि कम से कम एनवायरमेंटल वेस्ट, ठीक है, वो क्रिएट हो रहा हो, प्रोड्यूस हो रहा है। एनर्जी स्टार प्रोग्राम के तहत इसको सपोर्ट किया जाता है ग्रीन कंप्यूटिंग को। देखिए कुछ पॉइंटर्स लिखे हैं, ये एक दफा रीड आउट कर लीजिएगा, इनमें से 3 से 4 अगर आपको याद हो जाए। ग्रीन कंप्यूटिंग के लिए सजेशंस क्या दी गई, कहते हैं बाय रिसाइकल्ड पेपर, पेपर को रिसाइकल करो। ठीक है, टोनर कार्ट्रिजेस को रिसाइकल करो। ये सारी चीजें क्या है, एकदम ग्रीन कंप्यूटिंग का ही हिस्सा है। अच्छा बात समझ आ गई अब? तो कंप्यूटर के हार्डवेयर है, आप उनको भी रिसाइकल कर सकते हैं, उनके मटेरियल्स को भी, उनको भी रिसाइकल किया जा सकता है। अगर कोई कंप्यूटर का अब ये कीबोर्ड खराब हो गया तो अक्सर हम कहते हैं कि हम दूसरे किसी कीबोर्ड का सिस्टम का कीबोर्ड अटैच कर लेते हैं, तो वो कीबोर्ड उन्होंने स्क्रैप के तौर पे या रीयूजेबिलिटी के तौर पे, जैसे पार्ट्स होते हैं, स्पेयर पार्ट्स होते हैं, तो वो सेव करके रखे होते हैं कि इस तरह का ही कीबोर्ड जिस लैपटॉप में लग सकता हो हम वहां लगा देंगे। जरूरी तो नहीं कि आप मैन्युफैक्चरिंग करने लग जाएं उस पूरे पार्ट की, एंटायर पार्ट की नए सिरे से, नया प्लास्टिक यूज करें, नया ग्लास यूज करें, नया कॉपर या एल्यूमिनियम आयरन मटेरियल्स को यूज करें, क्योंकि अगर नए सिरे से मैन्युफैक्चरिंग होगी तो उतना ही इन्वायरमेंटल वेस्ट दोबारा क्रिएट हो जाएगा, उतना ही इन्वायरमेंटल वेस्ट दोबारा प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसे डंप करने के लिए फिर कोई ना कोई स्ट्रैटेजी ढूंढनी पड़ेगी। प्रॉपरली डंप किया जाएगा तो बेहतर तरीका हो जाएगा, नहीं तो वो वेस्ट को ऐसे ही कूड़ा यहाँ हमारे प्लॉट्स में पड़ा होता है, ये इस तरीके से पड़ा होता है, ठीक है, तो वो चीजें अफेक्ट करेंगी। इंफॉर्मेशन प्राइवेसी, आगे हमने एथिक्स के बाद प्राइवेसी का टॉपिक्स आता था हमारे पास, ठीक है। प्राइवेसी रेफर्स टू द राइट ऑफ इंडिविजुअल एंड कंपनीज टू डिनाई और रिस्ट्रिक्ट द कलेक्शन एंड यूजर इंफॉर्मेशन अबाउट देम। इंफॉर्मेशन प्राइवेसी मुझे बीइंग एन इंडिविजुअल या हम सबको बीइंग अ कंपनी, फॉर एग्जांपल हमारी क्लास एक कंपनी है, हम 60 लोगों की जो क्लास है वो एक कंपनी है और हम सिंगल पर्सन इंडिविजुअल है। इंफॉर्मेशन प्राइवेसी हमें ये हक देती है, हमें ये राइट देती है, चाहे वो एक सिंगल इंडिविजुअल हो चाहे कि पूरी पूरी कंपनी हो, कि हम इस हक के तहत इस बात का इनकार कर सकें कि ना मेरी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाए ना उसे आगे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। ये मेरा हक है कि मैं कहूँ कि मेरी इंफॉर्मेशन प्राइवेट ही रहे, मैं आपको ये हक नहीं देती कि आप मेरी उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करें, ठीक है, या उसका किसी गैर अखलाकी तरीके से इस्तेमाल करें। तो ये हक क्या है, ये हक इंफॉर्मेशन प्राइवेसी कहलाता है। इंफॉर्मेशन प्राइवेसी रेफर करती है इसी हक को, इसी राइट को जो हर इंडिविजुअल के पास भी है और हर कंपनी के पास भी है कि वो इंटरनेट
वेबसाइट पे आने वाली अपनी इंफॉर्मेशन को रिस्ट्रिक्ट करवा सकता है, डिनाई, उससे इनकार कर सकता है कि ना वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाए जो उसके मुतल्लिक है और ना उसका किसी तरीके से इस्तेमाल किया जाए। ह्यूज डेटाबेस स्टोर्स डाटा ऑनलाइन, अक्सर ऐसा होता है, अक्सर आपके पास वेबसाइट या फेसबुक है, व्हाट्सएप है, वो आपको कहती है कि आपकी इंफॉर्मेशन किसी से शेयर नहीं की जाएगी, हम गारंटी देते हैं। कोई एक मैसेज आ जाता है इस तरीके का, ठीक है, वो इसीलिए होता है क्योंकि वो आपको प्राइवेसी की प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं, उसको गारंटी करवा रहे होते हैं कि आप हमारे यहाँ अकाउंट खोल लें, आपके अकाउंट, आपका मोबाइल नंबर जो आप हमें ईमेल आईडी दे रहे हैं, हम आपको गारंटी देते हैं कि किसी से शेयर नहीं किया जाएगा। अगर आप उसे अलाउ करते हैं तो इसका मतलब आप उसी राइट को इस्तेमाल करते हुए उसे अलाउ भी कर रहे हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरा मोबाइल फोन सारों को इंटरनेट पर नजर आ जाए, पर मुझे फर्क पड़ता है कि मेरा मोबाइल फोन सारों को इंटरनेट पर नजर ना आए, ठीक है, तो ये मेरा हक है कि मैं उस चीज को अलाउ करूं या उसे डिनाई करूं। ह्यूज डेटाबेसेस का इस्तेमाल किया जाता है डाटा को स्टोर करने के लिए। इट इज इम्पोर्टेंट टू सेफगार्ड योर इंफॉर्मेशन, और ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन का खुद ख्याल रखें। पहले आप ख्याल रखेंगे तो आपकी सराउंडिंग की जो एनवायरनमेंट है वो इसका ख्याल रखेगी। आप ख्याल रखने के लिए आप उस पर सिक्योरिटी कंट्रोल्स अप्लाई करें। हाउ टू सेफगार्ड पर्सनल इंफॉर्मेशन, तैमूर माइक ऑफ करें बच्चे अपना, कुछ पॉइंटर्स लिखें, पॉइंटर्स को रीड आउट कर लीजिएगा। अपनी इंफॉर्मेशन को सेफगार्ड करने के लिए आप कौन कौन से मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा जानिए बहुत ही खुला था। कैन यू फिल आउट द फॉर्म, तैमूर माइक ऑफ करें। When you fill out a form, the merchant that receives the form usually enters it into a database. जब भी आप कोई फॉर्म फिल करते हैं, जैसे साइन अप के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, अकाउंट बनाने के लिए साइन अप का फॉर्म फिल करना होता है ना, रजिस्ट्रेशन का फॉर्म कहते हैं, अभी तक फेसबुक का अकाउंट नहीं है तो रजिस्टर होना है, अभी तक जीमेल का अकाउंट नहीं है तो पहले अकाउंट बनाना है। जब भी आप फॉर्म फिल करते हैं, जो आपका मर्चेंट है, मर्चेंट वो जिसकी वेबसाइट पे आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, कि वो साइन अप का फॉर्म है या रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है, वो आपके उस डाटा को database में सेव कर देता है। Many companies today allow people to specify whether they want their personal information distributed. काफी कंपनीज, काफी वेबसाइट ऐसी हैं जो आजकल लोगों को अलाउ करते हैं कि क्या वो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन स्पेसिफाई करवाना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दे दी, इवन फेसबुक है या व्हाट्सएप है या कोई ऐसी वेबसाइट है जिस पे आप अकाउंट बना रहे हैं, तो अकाउंट बनाने के बाद वो आपको पूछती हैं, वो आपसे क्वेश्चन कर लेती हैं या आपको गारंटी देती हैं कि आपकी इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट कर ली जाए, क्या सोशल मीडिया पे आपके नंबर स्प्रेड हो जाए, क्या पब्लिकली ये चीज नजर आए, आप कहते नहीं जी पब्लिकली नजर आए, ओनली फ्रेंड्स को नजर आए, या ओनली फ्रेंड्स को भी नजर आए ना आए, ओनली मी को नजर आए, ठीक है, तो ये कंपनीज आपसे आपकी स्पेसिफिकेशन या आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूछ लेगी। अच्छा जी, cookies क्या है? A cookie is a small text file that a web server stores on your computer. एक छोटी सी स्मॉल टेक्स्ट फाइल है, टेक्स्ट ऐसे ही जैसे आप टेक्स्ट फाइल बनाते हैं डॉट टेक्स्ट के नाम से, ठीक है, जो वेब सर्वर पे स्टोर कर दी जाती है, वेब सर्वर के थ्रू स्टोर कर दी जाती है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। तभी आपने नाम सुना होगा कैशे का और कुकी का, ठीक है, तो कुकी एक बहुत स्मॉल छोटी सी फाइल होती है जिसको उसने कुकी का नाम दे दिया। वेबसाइट यूज कुकीज फॉर वैरायटी ऑफ रीजन, वेबसाइट इन कुकीज को क्यों आपके कंप्यूटर में सेव कर लेती हैं? वैरायटी ऑफ रीजन के लिए। पहली रीजन अलाउ फॉर पर्सनलाइजेशन, इसके थ्रू वो इस बात का अंदाजा लगाती हैं, पर्सनलाइजेशन कहते हैं आपकी अपनी पसंद को, इसके थ्रू वो इस बात का अंदाजा लगाती हैं कि आप कौन कौन सा कंटेंट वेबसाइट पे देखना पसंद करते हैं। फॉर एग्जांपल अक्सा अक्सा अख्तर, आपसे क्वेश्चन है, आप यूट्यूब यूज करती हैं बच्चे? यस मैम। ठीक है, मोस्टली आप यूट्यूब पे किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करती हैं या देखती हैं, अगर आप शेयर करना चाहें? मैम मैं आपसे पूछ रही हूँ। एयरफोर्स की कुकिंग की देखती हैं, मेकअप की देखती हैं, कुछ किसी और की घर बनाने की देखती हैं, ड्राइंग की, पेंटिंग की देखती हैं, तो उस मैनर में पूछूं कि किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करती हैं? मैम मैं ज़्यादा एयरफोर्स या आर्मी की। ज़्यादा
ज़्यादा एयरफोर्स या आर्मी की उनके मिशंस हैं, या उनका कोई सॉन्ग देख लिया, या उनका कोई ड्रामा है वो देख लिया, ठीक है, उससे रिलेटेड। तो जब आपने फर्स्ट टाइम अक्साफ इस तरह का कोई कंटेंट यूट्यूब पे देखा था, तो उसके बाद अब आप जब जब यूट्यूब ओपन करती हैं तो आपके पास ज़्यादा वही कंटेंट डिस्प्ले होता होगा जो आप देखना पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट टाइम तो सर्च करके देखा, दूसरी दफा फिर खोला तो कार्टून्स नजर आ गए, तीसरी दफा फिर खोला तो यहाँ तो बारबी डॉल नजर आ रही है, चौथी दफा खोला तो कुकिंग का प्रोग्राम, कुकिंग की नजर आ रही है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता। एमन, एमन नाज, यस मैम। तो मैं दो तीन एग्जांपल्स ले लूँ। यूट्यूब को किस किस प्रेफरेंस में ज़्यादा विजिट किया जाता है आपकी तरफ से? मैम मैं कुकिंग के देखती हूँ वीडियोस। कुकिंग की वीडियो ज़्यादा देखती हैं, कुछ लोग कुकिंग की देख लेते हैं, कुछ लोग ड्रेसिंग की, स्टाइलिंग की देख लेते हैं, मेकअप की। अब आप जब जब यूट्यूब खोलते होंगे, चाहे वो अपने मोबाइल फोन पे ही ओपन करें, चाहे लैपटॉप पे ओपन करें, सिस्टम पे ओपन करें, आपके पास कुकिंग की ज़्यादा आती होंगी, मिक्स एंड मैच भी आती होंगी, पर ज़्यादा प्रेफरेंस में कुकिंग की आती होंगी, ठीक है। ये आपकी पर्सनलाइजेशन है, जिसको वेब सर्वर ने, यूट्यूब के वेब सर्वर ने माइंड में, उसका माइंड में, ये बात नहीं करेगी उसने माइंड में नोट डाउन कर लिया। उस नोट डाउन करने वाली जो उसने स्मॉल छोटी सी टेक्स्ट फाइल बनाई है, जो आपने जो उसने आपके कंप्यूटर में सेव कर दी है, ताकि वो आपकी पर्सनलाइजेशन को आइंदा भी याद रख सके कि ये यूजर किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करता है। जब जब ये यूट्यूब ओपन करे, उस तरह की स्मॉल फाइल को कुकी कहा जाता है। तो पहला मकसद उसका ये होता है आपकी पर्सनलाइजेशन को अलाउ करना और रिमेम्बर रखना। दूसरा, यूजर के पासवर्ड्स को स्टोर करना। अक्सर हम अलाउ करते हैं कि इस वेबसाइट पे मेरा पासवर्ड सेव हो जाए, मैं जब जब वेबसाइट एंटर करूं मुझे पासवर्ड ना देना पड़े। फेसबुक पे हम ये कर लेते हैं, किसी और वेबसाइट पे हम ये कर लेते हैं, ठीक है। पासवर्ड्स भी कहाँ स्टोर हो जाते हैं? आपके ब्राउजर में ही रहते हैं। इस स्मॉल फाइल में स्टोर होते हैं, कुकी की फाइल। असिस्ट विद ऑनलाइन शॉपिंग, आपकी ऑनलाइन शॉपिंग के लिए भी ये फाइल हेल्प आउट करती है। ट्रैक हाउ कुकी की फाइल के अंदर। और टारगेट एडवर्टाइजमेंट, आपको कौन सा एडवर्टाइजमेंट शो कराने हैं। अगर आपकी लाइक ज़्यादा जैसे एयरफोर्स या आर्मी की तरफ है, तो फिर आपको ऐसे ही ऐड जाएंगे जिनमें एयरफोर्स या आर्मी से रिलेटेड कोई जॉब एडवर्टीजमेंट आ रही होंगी, या उनकी कोई और इस तरीके की जो एडवर्टीजमेंट्स है वो आ रही होंगी। अगर आपका कुकिंग से रिलेटेड ज़्यादा है तो फिर वो आपको डालडा का ऐड ही देगा, फिर वो आपको नेशनल के मसालों का ऐड ही देगा, ठीक है। फिर आपको दूसरी तरह के ऐड इतने विजिबल नहीं होंगे, ठीक है। तो इन टारगेट वेबसाइट, टारगेट एडवर्टीजमेंट्स को शो करने के लिए भी सर्वर कुकीज का इस्तेमाल करते हैं। हाउ कुकी वर्क्स, ये एक पैटर्न के तौर पे ग्राफिकल फॉर्म में आपको दिखा दिया गया। इसको स्पैम किसे कहते हैं जी? ये मैंने आपको पहले भी बताया था। इज एन अनसॉलिसिटेड ईमेल मैसेज और न्यूज़ ग्रुप पोस्टेड जो आपके पास पोटेंशियल थ्रेट रखता हो किसी भी वायरस का, ऐसी ईमेल को आप स्पैम कहते हैं। स्पैम का फोल्डर अक्सर जीमेल में भी शो होता है, ठीक है। इनबॉक्स है आपके पास, ड्राफ्ट है, आउटबॉक्स का। स्पैम का फोल्डर होता है जो वो तमाम ईमेल्स को रखता है जिनके अंदर पोटेंशियल थ्रेट होने का या वायरस होने का खतरा होता है। तो ईमेल फिल्टरिंग ऑटोमेटिकली उसे फिल्टर करके आपके इनबॉक्स में नहीं लेके आता, किस फोल्डर में ले जाता है? स्पैम के फोल्डर में। और बेसिकली कहा जाता है कि अगर कोई ईमेल स्पैम के फोल्डर में गई है तो उस ईमेल पे क्लिक करके उसे ओपन ना किया जाए, क्योंकि पोटेंशियल वायरस होने के या पोटेंशियल थ्रेट होने के चांसेस उस ईमेल में ज्यादा होते हैं। अगर कोई ईमेल फिल्टर के थ्रू पास होकर आपके इनबॉक्स में आ गई है, इसका मतलब वो वायरस फ्री या वो थ्रेट फ्री ईमेल। ईमेल फिल्टरिंग ब्लॉक कर देती है। फिल्टर का मतलब ही ब्लॉक करना होता है आपके ईमेल मैसेजेस जो डेजिग्नेटेड सोर्सेज से ना है। डेजिग्नेटेड मतलब जहां से आने की उम्मीद ना हो, उन ईमेल्स को ईमेल फिल्टरिंग क्या कर देती है? ब्लॉक कर देती है। एंटी स्पैम प्रोग्राम्स क्या करती हैं? अटेम्प्ट टू रिमूव स्पैम बिफोर इट रीचेस योर इनबॉक्स। एंटी स्पैम प्रोग्राम क्या करता है? आपके इनबॉक्स में लाने से पहले उसे स्पैम के फोल्डर में ले जाता है। फिशिंग, फिशिंग भी एक तरह का स्कैम है। स्कैम कहते हैं धोखा को। इन विच perpetrator sends an official looking email message that attempts to obtain your personal and financial information। धोखा देने का एक ऐसा तरीका है जिसमें आपको ये साइड पे नजर भी आ रहा है, ईमेल उसने एक बनाई है, ठीक है, फेक ईमेल है, ठीक है, क्योंकि आपको धोखा देना है और आपको ये दिखाना है
कि ऑफिशियल लुकिंग लाइक ये HBL की तरफ से आई है, HBL मांग रहा है कि अपना अकाउंट या अपना क्रेडिट कार्ड रिन्यू कराएं और उसके लिए आपको यहाँ क्लिक हेयर पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद क्लिक करके आप क्या करेंगे, आप अपना ईमेल आईडी देंगे या अपनी कोई पर्सनल या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देंगे, कार्ड नंबर दे देंगे या आपसे पिन मांग रहा होगा। तो इस तरह के स्कैम करने के मेथड को फिशिंग कहा जाता है, जिसमें आपको इस तरह ईमेल सेंड होती हैं जो ऑफिशियल दिख रही होती हैं, पर वो क्या करती हैं, वो आपके पर्सनल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को गेट करने के लिए, इसे फिशिंग कहते हैं। फार्मिंग क्या है? फार्मिंग इज अ स्कैम वेयर अ perpetrator attempts to obtain your personal financial information via spoofing। जब स्पूफिंग की टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए आप कोई फाइनेंशियल और पर्सनल इंफॉर्मेशन को गेन करने की कोशिश करेगा, तो इस तरह के स्कैम को फार्मिंग कहा जाता है। ठीक है, जब आपको धोखा देने की कोशिश की जाए फॉर द सेक ऑफ ऑब्टेनिंग योर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या योर पर्सनल इंफॉर्मेशन यूजिंग अ टेक्निक ऑफ स्पूफिंग, ठीक है, तो उस मेथड को, उस स्कैम को, उस धोखे को आप कहेंगे कि ये फार्मिंग हुई है या ये फार्मिंग की जा रही है। The concerns about privacy has led to the enactment of federal and state laws regarding the storage and enclosure of personal data। वो कहता है कि आपको जो प्राइवेसी का कंसर्न है वो आपको फेडरल और स्टेट लॉ की तरफ लेके जाता है, या आपके फेडरल और स्टेट लॉ को इंटैक्ट करवाता है कि वो इस पे एक्ट करे। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि साइबर लॉज बन गए हैं, इवन साइबर कोर्ट्स बन गई हैं पाकिस्तान में। अगर कोई साइबर क्राइम अटेम्प्ट करता है तो अब आप साइबर कोर्ट में जाके उसे साइबर कोर्ट में जाके उसको क्या गया केस फाइल करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये फेडरल और स्टेट लॉ इसके थ्रू इनेक्ट करता है कि आपकी स्टोरेज, आपके पर्सनल डाटा की और उसका डिस्क्लोजर किस लेवल तक प्रोटेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ यूएस का एक लॉ लिखा हुआ है, ठीक है, पेज नंबर 406, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ तो हम पाकिस्तान के लॉ को डील करते हैं। सोशल इंजीनियरिंग क्या है? is defined as gaining unauthorized access or obtaining confidential information by taking advantage and trust and naivety। मैं आपका यकीन जीत के अगर आपसे आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हासिल कर लूं और फिर उसका अनऑथराइज्ड एक्सेस भी करूं, तो ये मैंने किस चीज का इस्तेमाल किया? सोशल इंजीनियरिंग का। पहले मैंने आपसे दोस्ती की, ठीक है, पहले मैंने आपसे सलाम दुआ करना स्टार्ट की, फिर मैंने आपसे दोस्ती की। अब जब साइबर की बात कर रहे हैं तो फिर यहाँ फेसबुक पे या चैटिंग के थ्रू या कॉल्स के थ्रू ये काम किया जाता है। तो जान पहचान निकालने की, ताल्लुक निकालने की कोशिश, फिर रोज डेली बेसिस पे आपसे बात करने की कोशिश की, सिमिलर इंटरेस्ट शो किया, आपको भी ये मूवीज पसंद है, हाँ मुझे भी मूवी पसंद है, आपने भी ये बुक पढ़ी है, हाँ जी मैंने भी बुक पढ़ी है, फिर साथ असाइनमेंट इकट्ठा साथ करने की कोशिश की। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता आपका ट्रस्ट गेन किया, कभी आपको पैसे भी दे दिए, कभी आप इस तरीके से मदद भी कर दी। जब आपका फुल फ्लेज ट्रस्ट गेन कर लिया, ठीक है, आपको मेरे पे यकीन आ गया है तो बड़ा ऑनेस्ट पर्सन है, ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गया है, बन गई है, ठीक है, फिर आपने क्या किया? फिर आपने अपनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर कर ली। यानी मेरी नीयत क्या थी कि मैंने सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते हुए आपके ट्रस्ट के एडवांटेज को का इस्तेमाल करते हुए आपसे आपकी कॉन्फिडेंशियल और वर्दी इंफॉर्मेशन निकलवाई फॉर द गेनिंग ऑफ अनऑथराइज्ड एक्सेस। मुझे आपके पासवर्ड भी बताए हैं, मुझे आपके सारे सिक्योरिटी कंट्रोल्स भी पता है, और जब चाहे मैं उसका अनऑथराइज्ड एक्सेस कर सकती हूँ। तो इस मेथड को सोशल इंजीनियरिंग कहा जाता है। Employee monitoring involves the use of computers to observe, record and review an employee's use of a computer। Employee monitoring अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर की जाती है, इंस्टीट्यूट्स के अंदर की जाती है। क्या करने के लिए? कि काम करने वालों के काम को ऑब्जर्व करने के लिए, उनकी एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करने के लिए और उनके यूज ऑफ कंप्यूटर को रिव्यू करने के लिए। कि अगर आप किसी टेलीनॉर की कंपनी में आप हैं तो आप वहाँ बैठ के सुबह से शाम तक भी मूवीज देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, तो फिर एम्प्लॉय मॉनिटरिंग के जो सॉफ्टवेयर हैं वो कंप्यूटर पे इंस्टॉल करवा दिए जाते हैं। अब ये देखा जाता है कि हमारा एम्प्लॉय कितनी देर के लिए हमारे काम वाला सॉफ्टवेयर ओपन करता है, कितनी देर के लिए उसने यूट्यूब ओपन की, यूट्यूब पे क्या देखा। ठीक है, तो ये मॉनिटरिंग भी की जाती है ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू। जिन्होंने पैसे देने हैं वो एम्प्लॉय से ऐसे ही
काम नहीं निकलवाते फिर उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग भी करते हैं, इसे एम्प्लॉय मॉनिटरिंग कहा जाता है। कंटेंट फिल्टरिंग, फिल्टरिंग से मुराद तो ये कि वो चीज़ जो आपकी एक्सेस या आपकी अलाउ करने की लिमिट से बाहर है उसको फिल्टर कर लिया जाए। और कंटेंट कहते हैं मटेरियल को, इज अ प्रोसेस ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू सर्टेन मटेरियल ऑन द वेब। कंटेंट फिल्टरिंग की अक्सर ये कंटेंट फिल्टरिंग लगा दी जाती है किड्स के लिए कि किड्स यूट्यूब ओपन ना कर सकें, किड्स फेसबुक ओपन ना कर सकें। इसका मतलब कुछ सर्टेन कंटेंट पे आपने फिल्टर लगा दिया किड्स के टाइम के लिए, जब किड्स ने 1 से 2 बजे तक कंप्यूटर यूज करना है तो सिर्फ कार्टून्स ओपन हो सके और कुछ ना ओपन हो सके, ठीक है। यूट्यूब पे फिल्टरिंग लगा दी जाती है, यूट्यूब पे सिर्फ कार्टून्स ओपन हो सके, ये जो नर्सरी राइम्स हैं या पोएम्स हैं वो ओपन हो सके किड्स के लिए। कुछ भी लिख के जो बच्चे हैं वो कोई भी कंटेंट ओपन ना कर सके, इसे कहते हैं कंटेंट फिल्टरिंग। Many business use content filtering. Web filtering software restrict access to specified websites. कंटेंट फिल्टरिंग की जाती किसी स्पेसिफिक कंटेंट पे और वेब फिल्टरिंग की जाती पूरी की पूरी वेबसाइट को जब आपने फिल्टर करना हो। जैसे यूट्यूब को ही ब्लॉक करना है तो वेब फिल्टरिंग के थ्रू ब्लॉक किया जाएगा। अगर यूट्यूब पे गाने ब्लॉक करने हैं, कार्टून चल जाए, ठीक है, मूवीज ब्लॉक करनी है और स्पोर्ट्स क्रिकेट चल जाए तो उसे आप कहेंगे कि कंटेंट फिल्टरिंग होगी। मटेरियल फिल्टर हो रहा है तो वो कंटेंट फिल्टरिंग कहलाएगा। पूरी की पूरी अगर वेबसाइट फिल्टर हो रही है, ठीक है, तो वो वेब फिल्टरिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू ये काम किया जाता है। और यहाँ मैम ये कंटेंट फिल्टरिंग कैसे होती है? कंटेंट फिल्टरिंग बच्चे लगाने के मेथड्स हैं। सेटिंग्स में जाके यूट्यूब की सेटिंग्स में भी कहीं ना कहीं कंटेंट फिल्टरिंग लगाई जा सकती है। मोरलेस कई वेबसाइट ऐसी हैं जो कंटेंट फिल्टरिंग अलाउ करती हैं। ओके ओके मैम। बहुत है मैडम, हाँ जी इनामुल्लाह, बहुत है, से मुराद चैप्टर ही खत्म हो गया। काफी है। हाँ जी काफी है, चैप्टर यहाँ पे आपका एंड हो गया है, यहाँ पे समरी आ जाती है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि क्या कोई अनाउंस्ड डेट है आपके पेपर्स और वाइवा की? 22nd नेक्स्ट वीक में 22nd का मतलब ये तो नहीं होगा कि आपकी क्लासेस नहीं होंगी बच्चे। 22nd से ऑनवर्ड जब तक फाइनल नहीं होते क्लासेस तो होंगी ना फिर भी। मैम अल्लाह करे ना हो। अच्छा अल्लाह करे ना हो, अच्छा अल्लाह करे ना हो, वैसे क्लासेस तो होंगी। चलें जी ठीक है, मैम हम देख लेते हैं। जी जी मैम बटन रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिए। मैं रिकॉर्डिंग बच्चे अभी सेंड कर दीजिए रिकॉर्डिंग। मैम कंप्यूटर वाले बारे में सिर्फ मिड वाले शामिल फाइनल वाला होगा, मिड वाला नहीं इंक्लूड होगा ना? अगर वाइवा की बात हो रही है तो वाइवा में सिर्फ फाइनल वाला इंक्लूड होगा। अगर उसकी क्या उसे कहते हैं पेपर की बात हो रही है तो पेपर में हमें देखना पड़ेगा क्योंकि आपके 50 एमसीक्यूज बच्चे बनने हैं तो 50 एमसीक्यूज बनाने के लिए कंटेंट चाहिए होता है। तो उस लिहाज से फिर मैं डिसाइड करूंगी कि अगर सिर्फ 2 चैप्टर हुए या 3 चैप्टर हुए तो एक आधा चैप्टर मिड में से इंक्लूड किया जाएगा। वाइवा को जहाँ तक देखा जाए तो वाइवा फाइनल्स में से ही होगा। मैम शुक्रिया। जी अच्छा जी ठीक हो गया, आज के लिए काफी है, इंशाल्लाह कल की जी मैम। क्लास में बात करते हैं। अच्छा